नवरचना 107.8 FM पर एक खास मुलाकात। ये खास प्रोग्राम हर वीकेंड हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है और हमारी आज की जो खास गेस्ट है वो है मैडम सोनल गोयल, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। 2008 बैच की ये आईएएस ऑफिसर ऑल इंडिया की 13th रैंक बैक कर चुकी हैं और साथ के साथ ये एक बहुत ही डायनेमिक स्पीकर भी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ मैडम सोनल गोयल वो इंसान है जो बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करती हैं, इसीलिए आज की खास मुलाकात में ये हमारे साथ हैं। आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो नवरचना के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू। मैम, अगर मैं बात करूं बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, तो क्या बचपन से ही आपने सपना देखा था कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगी? ये आपकी जो पूरी जर्नी थी ये कैसी रही? देखिए, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन। एक्चुअली तो हम पानीपत बेस्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर सीए हैं, तो मेरे फादर ने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में इस्टेब्लिश की। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही थी, बीकॉम ऑनर्स कर रही थी एंड आई वाज आल्सो डूइंग सीएस अलॉन्ग विद दैट। तो मैं जब थर्ड ईयर में थी, मेरे को सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने कुछ मैगजीन्स में पढ़ा। उससे पहले हमारी फैमिली में कभी इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, किसी ने अटेम्प्ट नहीं दिया। तो मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पता किया। मुझे ये ऐसा लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ करने का, उनके लोगों की मदद करने का एक मौका देगा। And I actually felt, from my inner side that I should at least appear once in civil service examination. And I thought कि ये मेरे को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। बट जब मैंने घर में अपनी बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस की, फैमिली से डिस्कस की, तो दे वर काइंड ऑफ वेरी एप्रीहेंसिव। तो एप्रीहेंसिव क्यों? ड्यू टू वेरियस रीजंस। पहली बात तो क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाने का मेरा प्लान था। आई वॉज ऑलरेडी डूइंग सीएस। तो मेरे फादर को ये लगा कि प्राइवेट सेक्टर का करियर छोड़ के मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगी, पता नहीं कैसा रहेगा। कोई उस फील्ड में नहीं था हमारी फैमिली में। सेकेंडली ये था कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है एंड सिलेक्शन इज़ नॉट श्योर शॉर्ट। तो हर साल लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन जो है वो फ्यू हंड्रेड्स में है। तो मतलब लेस देन 1% है जो सिलेक्शन होता है। देन थर्डली सिलेक्शन के बाद भी कौन सी सर्विस आएगी, कौन सा कार्डर आएगा, कार्डर के बाद फिर मैरिज कैसे होगी एंड कहाँ सेटल होंगे, ऑल दिस एप्रीहेंशंस केम इनटू द माइंड ऑफ माय पेरेंट्स एंड फैमिली। बट जब मैंने उनको बहुत ही कन्विंस किया, 6 महीने लगे मुझे उनको कन्विंस करने में, तो माय फादर सेड ओके, अगर आपको करना है तो आप कीजिए, बट यू शुड कंप्लीट योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो पापा ने बोला कि एक प्लान भी करियर ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए और ख़ास करके लड़कियों के लिए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव एन एल्डर सिस्टर हु वॉज एट दैट टाइम डूइंग सीए। तो मैंने पापा की एडवाइस मानी। तो मैंने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीएस कंप्लीट किया। 2004 में मेरा सीएस का कोर्स कंप्लीट हुआ। 2004 में मैंने फिर एलएलबी में एडमिशन लिया आफ्टर गिविंग एंट्रेंस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड इन द सेम ईयर आई स्टार्टेड माई जॉब एज सीएस ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस विद वन कंपनी लोकेटेड एट मानेसर एंड आई स्टार्टेड फुल टाइम प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो 2004 से मैंने सर्विसेज की तैयारी, एग्जाम देने की तैयारी मैंने शुरू करी। एंड 2004 to 2007 these three things were running parallelly in my life. Focus was civil service examination. Then of course I was doing LLB which was a regular course, तो उसकी क्लासेस भी मैंने अटेंड की और साथ के साथ मैंने सीएस की पार्ट टाइम जॉब भी करी। मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2006 में, मैंने मेंस लिखा, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो आई वॉज वेरी मच डिप्रेस, मुझे नहीं समझ आया क्या करना है। फिर मुझे यही लगा कि आई शुड गिव एटलीस्ट वन मोर चांस, क्योंकि मुझे ये पता लगा कि मेरी क्या क्या कमियां रह गई हैं। तो आई थॉट आई शुड इम्प्रोवाइज एंड ट्राई वंस अगेन। और जब मैंने 2007 में एग्ज़ाम दिया तो बाय माई माई हार्ड वर्क, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे को सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13। तो क्योंकि रिजल्ट में 2008 में आता है तो हमारा बैच है 2008 का। और सिविल सर्विसेज में आना, जो आपने पूछा कि शुरू से मेरा नहीं था प्लान, लेकिन हाँ जब इसके बारे में पता लगा कि जो रिस्पेक्ट इस सर्विस के लिए आज भी हमारी कंट्री में है, जो एक अपॉर्चुनिटी इस सर्विस में बहुत यंग एज में मिलती है कि आप शुरू में ही, शुरुआत के आप सालों में एसडीएम लगते हो,
You can become a commissioner of any corporation. You also become a district magistrate or a deputy commissioner of a district. So you get an opportunity to bring change into the life of people, to contribute towards the governance of the country, which is unparalleled with any other platform. और साथ ही साथ में जो challenges हैं, इसमें challenges भी बहुत हैं, जैसे ये बहुत ही ट्रांसफरेबल काइंड ऑफ जॉब है, हमें नहीं पता एक जगह में हम कितनी दिन तक रह पाएंगे। उसके बाद में देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो हमारा पैराफर्नेलिया है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें मीडिया हो गई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई, जुडिशरी है, देन द काइंड ऑफ एक्टिविज्म इज देयर एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सर्विसेज की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती हैं इन सम वे और दी अदर। बट ऑफ कोर्स एक बैलेंस अगर हम बना के चलें तो आज भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर हम बात करें मैम स्वच्छता की, जो स्वच्छता अभियान है ये आपके दिल के बहुत करीब रहा है। त्रिपुरा से लेकर फरीदाबाद तक आपने इस पर बहुत सारे काम किए हैं। आप चाहे त्रिपुरा में रही, आप फरीदाबाद में रही, आप झज्जर में रही, आपने बहुत सारा स्वच्छता का काम किया है। इसके बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में लॉन्च हुआ। इससे पहले भी हमारे देश में टोटल सैनिटेशन कैंपेन था। टोटल सैनिटेशन कैंपेन का जो मेन फोकस था वो ये था कि हर घर में एवरी हाउस होल्ड शुड हैव अ टॉयलेट, सो दैट लोग ओपन में डेफिकेशन ना करें। जो स्वच्छ भारत मिशन आया, स्वच्छ भारत मिशन ने उसको आगे ले जाया उस कंसेप्ट को। तो जहाँ उसने बात करी ओपन डेफिकेशन फ्री किसी एरिया को बनाने की, तो चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो। साथ साथ उसने बात की है बिहेवियरल चेंज की। तो बिहेवियरल चेंज की अगर हम बात करें तो खुले में शौच हम खुद ना करें, ये बिहेवियरल चेंज हो। हम सड़क पे चल रहे हैं तो हम ओपन में स्पिटिंग ना करें। हम जो है अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं उसके बाद अपने हाथ ढंग से धोएं। तो ये सब जो एक जो एक बिहेवियरल चेंज है जो कि सस्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर बात की जा रही है इस अभियान में। और ये अभियान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हाइजीन प्रैक्टिसेस विच इम्पैक्ट्स द हेल्थ। तो अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम इनडायरेक्टली बीमारियों को बढ़ावा देते हैं एंड इट इम्पैक्ट्स द हेल्थ, और उस पर एक अलग से किसी फैमिली को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वच्छता पे ध्यान दें। मैंने जब मैं वहाँ थी त्रिपुरा में, तो वहाँ पे गोमती डिस्ट्रिक्ट में हमने इसके ऊपर इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स के ऊपर काफ़ी मेरी टीम ने काम किया। जब मैं हरियाणा में आई तो मेरा पहला कार्यभार यहाँ पे कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद एंड सीओ स्मार्ट सिटी का था। फरीदाबाद हमको पता है कि सबसे पुराना शहर है, हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है, और इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि ये इस मिशन को सक्सेसफुल बनाना। बट हमने इसको एक कम्युनिटी कैंपेन की तरह ले जाने का प्रयास किया एंड वी ट्राई टू बिल्ड अ कनेक्ट विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो वो जो स्टेक होल्डर्स थे वो स्कूल के बच्चे, वो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, वो द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, द इंडस्ट्री पीपल, द बिजनेसमैन, वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ में कनेक्ट किया। फरीदाबाद कॉरपोरेशन को कुछ मशीन्स, कुछ इक्विपमेंट, CSR में भी बड़ी बड़ी कंपनीज, उद्योगपतियों ने यहाँ डोनेट किए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि 2017 में फरीदाबाद को नेशनल लेवल में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की ओर से फास्टेस्ट मूविंग सिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ 10 लाख एंड अबव के अवार्ड, नेशनल अवार्ड से भी फेलिसिटेट किया गया। और उसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स लेते रहे। और झज्जर में जब मैं गई तो झज्जर में भी, क्योंकि झज्जर में रूरल एरिया ज़्यादा है उस जिले में, तो रूरल में दिस कैंपेन was basically focus on community participation, इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेके जाना। और उसके बाद में जब मैं गुरुग्राम में मेरा काम रहा तो वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स लिए गए। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको सस्टेन करें। वंस द टॉयलेट इज़ बिल्ड इट डज नॉट सर्व द पर्पस अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इंश्योर्ड दैट इट इज़ फंक्शनल। तो उसको फंक्शनल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका देखिए गवर्नमेंट एक बार बना के दे सकती है, लेकिन बार बार अगर वो पब्लिक खुद ख़राब करे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बार बार
गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर करना पॉसिबल नहीं होता है, वी हैव लिमिटेड फंड्स। तो इसमें जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्वच्छ भारत मिशन इज़ वन ऑफ द कैंपेन लाइक एनी अदर फ्लैगशिप कैंपेन लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाइक जल शक्ति अभियान, जिसकी सक्सेस टोटली डिपेंड करती है पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर एंड उनकी ओनरशिप के ऊपर। मैम, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो आप महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक और साथ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, तो वो आप बहुत अच्छे से बखूबी निभा रही हैं, और साथ के साथ महिलाओं और जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए आप बहुत काम कर रही हैं। मुझे लगता है भावना जी कि हमारी जो सोसाइटी रही, सो बेसिकली इफ वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक पेट्रियार्कल डोमिनेटेड सोसाइटी प्रिवेल करती है मोस्टली सब जगह। ऑफ कोर्स उसके जो लेवल्स हैं, उसके जो जो ग्रेडियंट्स हैं वो डिफर कर सकते हैं। लाइक आई वर्कड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, तो वहाँ पे विमेन आर कंपेरेटिवली मच बेटर प्लेस्ड एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ आवर कंट्री। और अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स में भी बात करें तो नॉर्दर्न स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स में वो पहले से ही एम्पावर्ड हैं या वो बेटर प्लेस्ड हैं एज कम्पेयर टू सम अदर स्टेट्स। सो व्हेन दिस प्रोग्राम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जनवरी 2015 में उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इसको इनिशियली 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था, तो 100 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद इसको इसका जो है फेज वाइज इसको बढ़ाया गया। नाउ इट इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट आई थिंक वन स्टेट। जब से ये प्रोग्राम आया, अगर हम खुद हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंतर्गत ही मैं जैसे झज्जर में मैंने 1.5 साल काम किया, तो एक जो बिहेवियरल चेंज, देखिए ये जो चीज़ है ये सोसाइटी की मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता है। दैट अ फीमेल इज कंसिडर्ड और प्लेस्ड एट अ लोअर लेवल एज कंपेयर टू अ मेल काउंटर पार्ट। और जो सोसाइटी में ये जो मानसिकता है ये ओवर अ पीरियड डेवलप हुई है। सो इट हैज़ रूट्स इन द जनरेशंस। सो ये इमीडिएटली नहीं चेंज होगा, इट विल नीड टाइम टू चेंज, इट विल नीड पीपल टू अंडरस्टैंड। और एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है इसको चेंज करने का। तो अगर हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इरिस्पेक्टिव देयर मेल और फीमेल, अगर हम वो इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ दें, हम उनको एजुकेशन में बढ़ावा दें स्पेशली फीमेल्स को, देन आई थिंक अ मोर लॉट कैन बी अचीव्ड। एंड जो आपने बात की कि मेरे को बहुत उनके बारे में काम करना अच्छा लगता है, तो ऑफ कोर्स आई फील लाइक डूइंग वॉट एवर आई कैन डू, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में एट माई वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ आई हैव सीन हाउ वीमेन सफ़र एट वेरियस लेवल्स। सिर्फ वो घरेलू हिंसा ही नहीं, एक वायलेंस ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको स्लैप करेगा तो ही वो वायलेंस है। इवन अ वर्बल अब्यूज इज़ एन अब्यूज़, even a harassment of some form or the other, if a female is suffering through in a home, तो वो एक अब्यूज़ है that amounts to domestic violence। तो ये जो मैंने खुद नोटिस किया अपनी फैमिली के सेटअप के अंदर, या अपनी फैमिली को मैं ना भी अगर काउंट करूँ, तो एक ओवरऑल सोसाइटी में जो एक जो सिस्टम डेवलप होता आ रहा है, ऑफ कोर्स जो अब चेंज हो रहा है ऐसी लास्ट 20-25 ईयर्स स्पेशली, बिकॉज अब क्या है कि even females are getting education, they are working, and they are earning। तो जब एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद अपने आप वो एम्पावर्ड फील करती है। सो व्हेन अ फीमेल इज फाइनेंशियली एम्पावर्ड, शी कैन टेक डिसीजन फॉर हर ओन फैमिली, फॉर हर ओन किड्स, राइट। तो ये जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है इसको हम और आगे लेके जाएं। जब मैं त्रिपुरा में थी, मैंने त्रिपुरा में SDM-शिप में मेरे को याद है कि हमने पहली बार ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2010, उसमें 10 साल पहले हमने ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन एक रिमोट एरिया में हमने सेटअप किया, जिसमें सिर्फ महिला पोलिंग टीम नहीं थी, उसके साथ साथ जो पुलिस पर्सनल लगे थे उस पोलिंग स्टेशन को मैन करने के लिए, वो भी फीमेल्स की टीम थी। दैट वॉज फर्स्ट टाइम, दैट वॉज एन एक्सपेरिमेंट डन इन त्रिपुरा। मैं गोमती में मैंने एज अ DM काम किया, वहाँ पे नंदनी एक इनिशिएटिव लिया जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बहुत आगे लेके जाने का हमारा प्रयास था। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को उसमें
उजागर करने का हमारा प्रयास था। जब मैं हरियाणा में आई तो फरीदाबाद में हमने काम किया, झज्जर में स्पेशली, क्योंकि मैंने देखा कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट सोसाइटी है जो कि चेंज हो रही है, लेकिन हमें भी उसमें अपना प्रयास देना चाहिए। तो मैंने नारी की चौपाल हमने ऑर्गेनाइज कराई, हमने उमंग एक पहल, एक प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च किया, यूनिसेफ की मदद से हमने जागृति जो कि विमेन सेफ्टी को डील करता है प्रोजेक्ट, वो लॉन्च किया झज्जर और रोहतक में। तो इस तरीके के आई मीन द एफर्ट्स आर नेवर एंडिंग एंड वी कैन डू अ लॉट। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही करे, विमेन एंड गर्ल चाइल्ड के लिए हम जितना कर पाएँ वो कम है, क्योंकि unless and until the society is equal we won't be able to move forward. That is what I think. जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है मैम ने कि नारी जब तक उसे सम्मान नहीं मिलेगा समाज में, तब तक हमारा समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। मैम अब बात करते हैं आपके यूथ आइकॉन होने की। अगर देखा जाए टेडेक्स स्पीकर, साथ के साथ बहुत सारे वेबिनार्स, और आप हमारे यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि किस प्रकार वो नेशन बिल्डिंग में अपना हाथ और साथ के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो ये कैसे कर लेती हैं आप? भावना जी देखिए, इंडिया एज अ डेमोग्राफी अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यंगेस्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो जो बाय डेमोग्राफी हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 15 से 45 की जो एज ग्रुप है वो वर्ल्ड लेवल पे हाईएस्ट है। सो उसका मतलब क्या है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 की कुछ आंकड़े हाल ही में रिलीज हुए। उन्होंने बताया कि 57% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज यूथ। जी। सो दैट स्किल्स रिपोर्ट सेज कि जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है उसमें 50% से ज़्यादा 57% इज़ द यंग पॉपुलेशन विच इज़ वर्किंग। सो मुझे ये लगता है कि जो यूथ हैं दे आर द फ्यूचर टॉर्च बेयरर्स, एंड जिस तरीके से उनकी ग्रूमिंग होगी, जिस तरीके से उनकी माइंडसेट को हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या उनको कुछ एक डायरेक्शन दे पाएंगे, तो शायद वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा। यूथ हैज़ दैट एनर्जी, दे हैव दैट विगर एंड वाइब्रेंसी। समटाइम्स व्हाट इज लैकिंग इज अ डायरेक्शन, जी, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है। इसीलिए मेरा जो आपने बात की कि मैं सेशंस करती हूँ, वेबिनार्स करती हूँ, तो मेरा छोटा छोटा प्रयास यही रहता है कि मेरे जो आई हैव ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट से 1 year or so, I have interacted with many students across the country at various universities, colleges. उनके साथ बात की मैंने। कई स्टूडेंट्स जो अपने लेवल पे भी कुछ दे आर रनिंग मॉडल यूनाइटेड नेशंस, सो दे आर डूइंग दैट गुड thing of exchanging good ideas, sharing best practices. Recently I was also appointed as the honorary advisor at BRICS CCI Young Leaders, जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है ये कि मैं जो ब्रिक्स नेशंस के जो यूथ हैं उनसे अपने देश के बारे में डिस्कस करूँ, हमारे यहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ शेयर करूँ। तो आई फील कि यूथ इज़ द पावर हाउस, दे आर द फ्यूचर, एंड इफ़ वी आर एबल टू काइंड ऑफ गिव देम द डायरेक्शन, गिव देम द सपोर्ट, वी कैन अचीव अ लॉट। हमारा देश में लास्ट ईयर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया मई 2020 में। इट वॉज बेसिकली ड्यूरिंग कोविड-19 टू गिव अ सपोर्ट फॉर द लोकल इनोवेशंस। उन्होंने वोकल फॉर लोकल का स्लोगन दिया और उन्होंने कहा कि हमारे जो लोकल हैंडलूम्स हैं, लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको हम सपोर्ट करें। ऑल्सो ही एक्चुअली रिक्वेस्टेड पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर देयर लोकल इनोवेशंस। कोविड-19 में यंग लोगों की मैक्सिमम इनोवेशंस आई, चाहे वो लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर की बात थी जो कि आईआईटी आई थिंक बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने शायद बनाया। इसी तरीके से आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने कुछ इनोवेशन की। आसाम के एक ग्रुप ने एक इनोवेशन की जिन्होंने ग्रीन सोल्जर्स की एक आर्मी बनाई। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं, ऑल दिस लोकल इनोवेशंस आर बीइंग डन बाय आवर यूथ। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि नौकरी ही करनी है। वी ऑल कैन बी सेल्फ इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स, वी कैन हैव सेट अप आवर ओन इंडस्ट्री, जिसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। तो इसीलिए मैं आई काइंड ऑफ ट्राई टू एक्सचेंज वट एवर हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस। उनकी कुछ क्वेरीज है उसको मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू हैव दैट पॉजिटिव exchange and flow of information.
यंग ही नहीं, आप बहुत सारी महिलाओं को भी इंस्पायर कर रही हैं। मैम, अब बात करते हैं आपकी। आप अपना काम कैसे हैंडल करती हैं? वर्क लाइफ और साथ के साथ आपकी पर्सनल लाइफ, इसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में आपके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स भी होंगे, तो क्या कुछ प्लान किया है आपने? भावना जी, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने सोचा सिविल सर्विसेज में आने का। मैं पहली अपने घर में लड़की, क्या मतलब पहली मेंबर थी फैमिली में जिन्होंने सिविल सर्विसेज में आने का सोचा, और फिर मैं आ पाई। मेरी लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है। मेरे हस्बैंड पहले प्राइवेट सेक्टर में थे, ही इज़ ऑल्सो CS LLB। हम लोग CS के टाइम से साथ थे। जब शादी हुई उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद त्रिपुरा ज्वाइन किया एंड ही वॉज वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। उनको ये लगा कि he should also join government. He kind of got inspired and he gave exams after marriage. फिर उसके बाद उनका IRS में सिलेक्शन हुआ। ये बात मैंने इसलिए बताई कि लाइफ में मैंने इंडिविजुअली बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस ने हमें सिखाया कि इवन इफ यू अटेन अ लेवल, लाइक लोगों को ये लगता होगा कि उसका IAS में सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ अचीव हो गया। आई मीन स्टिल पीपल हैव दैट नोशन कि वो तो IAS बन गए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दे आर इनटू गवर्नमेंट सर्विस, तो लाइफ इज वेल सेटल्ड। बट हर चीज़ के साथ में कोई ना कोई एक कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। सो हम क्योंकि इतना पब्लिक लाइफ में होते हैं तो समटाइम्स वी फील इट इज ओवर, that we don't get that much of privacy. So मैं फिर त्रिपुरा में मैंने काम किया, हरियाणा में काम किया, तो I have felt that it is very important to give adequate time to your work and also to your family. And ये जो चीज़ जो मुझे सिखाई है, शायद मेरे खुद के लाइफ के अनुभव ने सिखाई कि मैं त्रिपुरा में रही, मैंने वहाँ 7 साल से ज़्यादा काम किया, फिर मैं हरियाणा आई, यहाँ मैंने काम किया, लोगों के साथ मिलकर काम करने का हमेशा मेरा प्रयास रहा। आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड दैट टीम्स एंड आई ऑलवेज ट्राई टू हैव दैट फेथ एंड कनेक्ट विद द कम्युनिटी। पीपल्स पार्टिसिपेशन में काम करने का मैंने हमेशा ट्राई किया, और मैं को मिला भी है, अच्छा सपोर्ट मिला, इसीलिए मैं काफ़ी कुछ कर पाई। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो करें वो चीज़ें सस्टेनेबल हों। लाइक वंस यू आर इवन ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर जॉब, तो वो चीज़ आपके बाद में वो टीम ओन करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाई आई एम मेंशनिंग इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एन इंडिविजुअल टू हैव दैट इंटरपर्सनल रैपो, टू हैव दैट इंटरपर्सनल कनेक्ट विद द सोसाइटी, विद द पीपल वेयर यू आर पोस्टेड, एंड ऑल्सो टू नॉट टू लूज कनेक्ट विद योर फैमिली। फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव 2 स्मॉल किड्स, तो मेरी डॉटर अब 8 years की होने वाली है, मेरा बेटा अभी 1.5 साल का है। तो बच्चे छोटे हैं, तो डॉटर स्कूल गोइंग है, लेकिन अभी छोटा बेटा तो बहुत ही छोटा है। तो मुझे एज अ मदर कई बार फील होता है कि मैं उनको एडिक्वेट टाइम नहीं दे पा रही हूँ। यू हैव समटाइम्स VVIP ड्यूटी, समटाइम्स इलेक्शन, समटाइम्स लॉ एंड ऑर्डर इशू, जिसमें आप रात को लेट नाइट आ रहे हैं, पूरे दिन बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। सो यू फील गिल्टी, बट आई थिंक अब कंपल्शन हमारा जॉब का ऐसे है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किड्स ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड with a very supportive husband. My family is very supportive, इसीलिए शायद मैं मैनेज कर पा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इमीडिएट फैमिली को अपने साथ में रखें। पूरा ये जो एक पूरा एक वर्ल्ड है, आई फील कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक छोटा सबसेट है जो कि आपकी फैमिली है, जो कि जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। टाइम हो सकता है आप कम दें, लेकिन जो टाइम दें क्वालिटी टाइम दें। डोंट लीव दैट अटैचमेंट एवर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, हम ये ना सोचें कि महिला है तो उसको ज़्यादा टाइम देना है, ऑफकोर्स उसको टाइम देना है। देयर आर सम कंपल्शंस बाय नेचर विच अ लेडी ओनली हैज़ टू डू, बेयरिंग अ चाइल्ड, गिविंग बर्थ टू अ बेबी, उनको इनिशियल फीड करना, ये काम लेडी को ही करना है। लेकिन फैमिली एंड फैमिली लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मेल। Even I would request the males, you should not be neglecting your kids, family and parents. वंडरफुल मैसेज। देखिए, जब तक परिवार है तभी हमारी खुशियाँ बरकरार हैं। मैम, अब आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें कोरोना की और कोविड-19 की, तो इस समय आप गुरुग्राम में थी, तो गुड़गांव में आपने कोविड से रिलेटेड बहुत सारे काम करे। हाँ, कोविड-19
वी ऑल रिमेम्बर कि मार्च 2020 में जी। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही अनाउंस्ड सिंगल डे जनता कर्फ्यू। 22 मार्च को कर्फ्यू था वो, और उसके इमीडिएटली कुछ दिन बाद ही देयर वाज अ लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन अनाउंस्ड इन द कंट्री। उस टाइम में मैं गुरुग्राम में पोस्टेड थी। आई वाज एडिशनल CEO GMDA मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड CEO ऑफ द सिटी बस सर्विस। तो एक इमीडिएट चैलेंज आया हम सब के सामने, क्योंकि ये किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि ये इस लेवल तक भी जा सकता है, कि इन्फेक्शन का डर इतना ज़्यादा था, वैक्सीन आई नहीं थी, एंड देयर वर नो सेट प्रोटोकॉल्स। आई मीन थिंग्स वर इवॉल्विंग, और ये किसी ने देखा नहीं था। Yes. Neither our subordinates had seen nor our senior officers। लोगों के लिए भी नया था, तो हम लोगों ने भी इसमें पता है धीरे धीरे काम किया। गुड़गांव में इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड इट हैज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक बहुत अच्छी बात जो वहाँ पे कोशिश की गई वो था टीम वर्क। सो आई वॉज वर्किंग इन मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सिटी बस सर्विस, बट वहाँ जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दी गुरुग्राम पुलिस और जितने मेन डिपार्टमेंट्स, उन्होंने कोशिश की कि टीम वर्क के रूप में काम करें। साथ ही साथ देयर वर वेरियस इनिशिएटिव्स स्पेशली बाय GMDA। वी हैड अ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसमें जो है अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो एस्टैब्लिश किया गया था 2019 दिसंबर में, उसमें 300 कैमरे लगे हुए हैं जो कि सिटी की सर्वेलेंस करते हैं अलग अलग एरियाज में। ड्यूरिंग कोविड-19 इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ कोविड-19 सर्विलेंस रूम। सो कोविड-19 वॉर रूम के रूप में उसको यूज़ किया गया। पुलिस ने अपनी 24/7 टीम्स डिप्लॉय करी। द कैमराज वर यूज टू सी देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉकडाउन रूल्स। कोई मूवमेंट हो रही है तो वो कोई कोई मतलब इलॉजिकल मूवमेंट नहीं है, दिस इज नॉट इलीगल समथिंग विच इज हैपनिंग। साथ ही साथ में उसमें डेटा जो आता था दैट वाज बीइंग शेयर्ड विद अदर कंसर्न डिपार्टमेंट्स। GMDA डेवलप्ड एन ऐप, GMDA ऐप, जो कि मोबाइल में ही, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशंस आने लगी कि किस हॉस्पिटल में कितनी बेड्स अवेलेबिलिटी है एंड ऑल द हेल्थ रिलेटेड डेटा, सिटी रिलेटेड डेटा वो आया। उसके साथ ही साथ में वी डेवलप टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़ एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स वर डन बाय GMDA। और सिटी बस की अगर हम बात करें तो वी ट्राइड नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, लाइक जो सिटी बस में हमको लगा कि हमारी 200 बसेज हैं जो कि अनयूज पड़ी हैं, तो वी कन्वर्टेड फ्यू बसेज इनटू मोबाइल ग्रॉसरी राशन शॉप्स। तो क्योंकि लोग नहीं आ पा रहे थे मार्केट्स में, तो हमने कॉरपोरेशन और वहाँ पे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के साथ में टाई अप करके वी काइंड ऑफ कन्वर्टेड फ्यू बसेज टू राशन शॉप्स, और हमने जो है लोगों के RWAs के पास में वो असेंशियल फूड आइटम सप्लाई करना शुरू किया। दैट बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। आवर बसेस वर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, क्वारंटीन पेशेंट्स, mobility of medical mobile health teams. Then they were also used for transportation of laborers जब उनको camps में shift करना था। One of the bus was also converted into mobile testing van facility। इस तरीके के जो innovations हम सबने सीखे। और एक अच्छी बात ये थी कि GMDA और GMCBL दोनों ही e-office organizations थी, तो हमारा जो फाइल मूवमेंट जो एक नॉर्मल फिजिकल फाइल मूवमेंट में जो रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, हमको वो रिस्ट्रिक्शन नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि एवरीथिंग वाज ऑलरेडी ऑनलाइन एंड इट वाज अवेलेबल ऑन e-office। सो चैलेंज ये था कि हम लोगों को डिलीवर करना है, हम लोगों को छुट्टी कोई नहीं मिली, हमारा स्टाफ कम हो गया, बट इट वाज वन थिंग विच वी हैव बीन एबल टू फेस। And one more thing lastly I would like to mention about Gurugram, that Gurugram में various organizations, civil society organizations, public at their individual levels, they came forward and helped the administration to a large extent। उन्होंने जो स्लम एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, जो कैंप्स में थे लोगों को उनको हेल्प की। तो ऐसे बहुत सारी डेली बेसिस पे बहुत लोगों ने मदद करी। So it has only shown us that we as human beings are capable of rising to any challenge and facing anything with our own resilience, strength and power. That I think COVID-19 has taught all of us। वाकई कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन साथ के साथ अब हम उससे जीत चुके हैं और बहुत हद तक हम इससे पार आ चुके हैं। इस खास मुलाकात में आज मैडम सोनल गोयल हमारे साथ थी और पेशेंटली आज इन्होंने हमारे ढेर सारे सवालों के जवाब दिए। मैम, जाते जाते हमारे सभी लिसनर्स के लिए और खास तौर पर IAS एस्पिरेंट्स के लिए
क्या खास संदेश आप देना चाहेंगी? सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए तो आई मीन जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, उसके लिए मैंने कुछ सेशंस अलग से भी किए हैं. इफ़ दे वांट दे कैन विजिट माय फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल जो है मेरा बाय द नेम ऑफ सोनल गोयल आईएएस, दे कैन विजिट दैट. तो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को सबसे पहले ये माइंड में मेकअप कर लेना चाहिए कि उनको एग्ज़ाम क्यों देना है, एग्ज़ाम कब देना है, और मिनिमम टाइम जो है मुझे लगता है 2 साल ज़रूर इसमें चाहिए, क्योंकि 1 साल आपका तैयारी का और 1 साल जब आप एग्ज़ाम देंगे उसमें लग जाता है. 3 स्टेजेस प्री मेंस और इंटरव्यू को मिला के. तो जब आप तैयारी शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर एफर्ट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आप दिन में 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना होगा. जीएस का पेपर उसकी अलग तैयारी, ऑप्शनल्स की अलग तैयारी. तो आई मीन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए तो एक अलग से ही मुझे I generally do a session separately, but ये है कि हाँ, time management is very much important. For mains, I would just like to briefly mention कि answer writing is very important, और उसमें repeated revisions, उसी से आप अच्छे answers produce कर पाओगे, and आपके जो है marks अच्छे तभी आएंगे जब आप अच्छी तरह से उसको express कर पाओ. And interview is of course your personality test, जो भी आपको naturally आप जैसे हैं उसी को present कीजिए. Do not try to bluff. तो मतलब एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच से सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर करनी है तो करें, और ये भी माइंड में रखें कि अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट हैविंग अ प्लान बी करियर ऑप्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लाइफ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. एंड आई थिंक भावना जी, टुवर्ड्स द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू गिव अ मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑल द लिसनर्स कि हम लोग जो भी काम करें चाहे हम किसी गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करें या प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करें, और वी हैव आवर ओन एनजीओ और एंटरप्रेन्योर, वी बिकम एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन. तो प्लीज़ ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन. द नेशन इज़ नॉट बिग बिल्ट बाय, जैसे हमने सुना है कि नेशन इज़ नॉट बिग बाय इट्स बिल्डिंग्स, बट इट इज़ बिल्ट बिग बाय इट्स पीपल. तो जो लोग हैं वही उसकी स्ट्रेंथ हैं, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो उसकी स्ट्रेंथ है, और हम जैसे काम करेंगे हमारे ऊपर ही देश की प्रगति निर्भर करती है. So wherever you are, try and contribute to the people around you. There might be many people who would be needing your small help. Try and do something for them. Try and do something for the society. And it is very important to stay healthy. It is very important to stay happy and spread the optimism and positivity and hope around you. Thank you so much. Thank you so much for coming to our studio and spending your valuable time. Thank you so much. दोस्तों, मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे. आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ. फील गुड, फील लाइव.